वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीरम और प्लाज्मा का क्या फ़र्क होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। ना सिर्फ ये एमसीक्यूज़ में आता है बल्कि जॉब इंटरव्यूज़ में भी अक्सर पूछा जाता है। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, इनके सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस क्या है, सीरम और प्लाज्मा लैब में कैसे कलेक्ट करते हैं, कंपोजिशन क्या होती है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा के को में 55 ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, 55% प्लाज्मा मिलता है और उसके बाद 45% जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। उस 55% प्लाज्मा की जब हम कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें क्या होते हैं, उसमें 7% प्रोटीन होती है, 91% वाटर होता है और 2% जो है वो सोलूट्स होते हैं। अब 7% प्रोटीन में क्या होती है, 7% प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ये 3 तरह की प्रोटीन जो है ये पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर। अब एल्बुमिन सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। एल्बुमिन जो है वो 58% होती है, ग्लोबुलिन जो है वो 38% होती है और फाइब्रिनोजन जो होती है वो 4% होती है। अब ये जो 4% फाइब्रिनोजन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वो एलिमेंट है जिसकी वजह से सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस आता है कि सीरम के अंदर ये 4% फाइब्रिनोजन जो है ये मौजूद नहीं होगी, जबकि प्लाज्मा के अंदर 4% फाइब्रिनोजन मौजूद होता है। फाइब्रिनोजन क्या है, आसान लफ्ज़ों में याद रखें, फाइब्रिनोजन टाइप ऑफ प्रोटीन है और ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। तो प्लाज्मा के अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन मौजूद होता है और सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है और प्लाज्मा वाला ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है और हमें प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन मिल जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे कोई भी पूछता है सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस, तो वो आपने बताना है कि सीरम के अंदर जो है फाइब्रिनोजन एब्सेंट होती है, जबकि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन मौजूद होती है। और अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फाइब्रिनोजन और प्लाज्मा का फाइब्रिनोजन है क्या, तो आपने बताना है फाइब्रिनोजन टाइप ऑफ प्रोटीन है और इसका फंक्शन जो है वो एज अ क्लॉटिंग फैक्टर होता है। जबकि बाकी जो 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो हमने डिस्कस की, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये ना सिर्फ प्लाज्मा में मौजूद होते हैं बल्कि सीरम में भी मौजूद होते हैं। आपको अगर याद हो, जब आप एलएफटीज परफॉर्म करते हैं लैब में, तो उसके अंदर आप जब सीरम कलेक्ट करते हैं तो सीरम के अंदर ही आप एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को कैलकुलेट करते हैं, जबकि फाइब्रिनोजन के लिए हमें प्लाज्मा ट्यूब चाहिए होती है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब प्लाज्मा में हमने देखा 7% प्रोटीन, जिसके अंदर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन मौजूद थी। इसके बाद 91% वाटर और 2% अदर सोलूट्स। वो अदर सोलूट्स कौन से होते हैं? ऑयंस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ऊपर जो मौजूद होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ऊपर मौजूद होते हैं प्लेटलेट, उसके बाद मौजूद होते हैं लीकोसाइट, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और उसके बाद रेड सेल की लेयर होती है। तो जब भी आप ब्लड कलेक्ट करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा प्लाज्मा, उसके बाद आपको मिलेगी प्लेटलेट की लेयर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, और उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स की लेयर, और सबसे एंड पे मौजूद होंगे रेड सेल्स। प्लेटलेट्स जैसे आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं हम लोगों के कोई भी इंजरी होने की सूरत में, और नॉर्मल रेंज 1,50,000 से 4 लाख होती है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स में आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूजिनोफिल और बेजोफिल, और उसके बाद आरबीसीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसका काम जो है वो ऑक्सीजन जो है वो फराहम करना होता है बॉडी को। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्लाज्मा में हमने देखी वो क्या थी, जो दूसरों से डिफरेंस कर रही थी, सीरम से डिफरेंशिएट कर रही है, वो है फाइब्रिनोजन। अब ये ट्यूब जो है, ये इसे हम ईडीटीए एंटी कोगुलेंट ट्यूब बोलते हैं। पर्पल कैप की ट्यूब होती है, इसके अंदर कोगुलेंट ईडीटीए मौजूद होता है, एंटी कोगुलेंट ईडीटीए मौजूद होता है। तो ये हमें ट्यूब जो है ये हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा कलेक्शन के लिए। इसके अलावा ये ट्यूब जो है, इसके अंदर भी एंटी कोगुलेंट मौजूद है
और इसके अंदर एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट मौजूद होता है। ये ब्लू कलर की ट्यूब होती है, इसके अंदर भी हम ब्लड कलेक्ट करके प्लाज्मा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो अब आप इधर से एक और पॉइंट दिमाग में रखें कि प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए हमें एंटीकोगुलेंट ट्यूब्स चाहिए। जबकि अब ये देखें, ये रेड कलर की ट्यूब होती है, ये प्लेन ट्यूब होती है, क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब होती है। इसके अंदर हम जब ब्लड को डालेंगे और तो उसके बाद हम उसको कुछ देर रखेंगे, जब वो क्लॉट बन जाएगा तो फिर हम उससे सीरम जो है वो सेपरेट कर लेंगे। वो क्लॉट क्यों बनेगा? क्योंकि इस ट्यूब के अंदर क्लॉट एक्टिवेटर होता है, जिसकी वजह से फाइब्रिनोजन जो है वो रिमूव हो जाता है, फाइब्रिनोजन मौजूद नहीं होता है, तो हमें सीरम मिल जाता है। इसके अलावा ये ट्यूब जो होती है ये जेल ट्यूब होती है। अगर आप इसके बॉटम पे देखें जेल मौजूद है। इसके अंदर भी हम जो है सीरम कलेक्ट करने के लिए ये ट्यूब हम यूज़ करते हैं। येलो कलर की ट्यूब होती है। जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सीरम ऊपर आ जाता है, जेल दरमियान में चली जाती है और क्लॉट जो होता है रेड कलर का फाइब्रिन क्लॉट, उसके अंदर एलिफॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं मौजूद होते, बल्कि वो एक तरह से क्लॉट बन चुका होता है, वो बॉटम में चला जाता है। तो ये रेड और येलो ट्यूब जो है ये हम यूज़ करेंगे सीरम और को कलेक्ट करने के लिए। अब एंड पे हम एक छोटी सी समरी देख लेते हैं प्लाज्मा और सीरम के डिफरेंस की। सबसे पहले जो है प्लाज्मा को देखें तो प्लाज्मा का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हमने पढ़ा लिखा हुआ है कि एंटी कोगुलेंट्स आर नीडेड फॉर प्योरीफिकेशन, यानी कि एंटी कोगुलेंट चाहिए होते हैं प्लाज्मा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था ट्यूब्स कौन सी थी, EDTA, सोडियम सिट्रेट, इसके अलावा हेपरिन ट्यूब जो होती है, ये जो है इनके अंदर एंटीकोगुलेंट्स मौजूद होते हैं, तो हमें प्लाज्मा मिलता है। जबकि सीरम में देखें एंटीकोगुलेंट्स नीडेड नहीं होते, एंटीकोगुलेंट नहीं चाहिए होते, जबकि हमें प्लेन ट्यूब चाहिए होती है जिससे क्लॉट बन सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी प्रिपेयर्ड एज सून एज इट हैज़ बीन मिक्स थॉरोली। जब हम EDTA ट्यूब में या सोडियम सिट्रेट ट्यूब में ब्लड लेंगे उसको हम अच्छी तरह मिक्स करके फ़ौरन सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं और प्लाज्मा मिल सकता है। जबकि सीरम में 30 मिनट्स डिले फॉर अ क्लॉट फॉर्मेशन, 30 मिनट्स यानी 20 to 30 मिनट्स आप बोल सकते हैं चाहिए होता है, क्योंकि हमें क्लॉट का वेट करना होता है। जैसे ही क्लॉट बनता है उसके बाद ही हम सीरम को कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि प्लाज्मा को सीरम से डिफ्रेंशिएट करता है, वो ये है कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजन मौजूद होता है, जबकि सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन एब्सेंट होता है। तो अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप सीरम कैसे मिलता है, तो आप बोल सकते हैं प्लाज्मा सीरम इज़ इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, के प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजन निकल जाएगा तो वो सीरम रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स कैन कंटेमिनेट द लिक्विड फ्रैक्शन। प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल जो है वो थोड़ा सा प्लाज्मा को कंटेमिनेट कर सकते हैं, जबकि सीरम जो है वो क्लियर सैंपल होता है, डिप्लीटेड ऑफ सेल्स एंड सेल रेमेनेंट्स, बट लेटेंट क्लॉटिंग कैन लीड टू फाइब्रिन फॉर्मेशन। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट के कंपोजिशन ऑफ ऑयन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड, जबकि सीरम के अंदर क्लॉट रिट्रैक्शन जो है वो एलिवेट करते हैं पोटाशियम लेवल को रिलेटिव टू प्लाज्मा वैल्यू। और लास्ट पॉइंट ये है कि प्लाज्मा जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, मतलब लॉन्गर स्टोरेज के लिए स्पेशली प्लाज्मा हम स्टोर नहीं कर सकते, जबकि सीरम जो है वो मोर स्टेबल होता है और हम इसको मैक्सिमम जो है वो आप पता होगा आपको फ्रीज़र में हम अगर इसको -20 के अंदर भी स्टोर करें तो एटलीस्ट हम 2 to 3 मंथ जो है वो सीरम को स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, LFT, RFT, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो तमाम टेस्ट जो हैं वो सीरम में परफॉर्म किए जाते हैं, jabki कोगुलेशन के टेस्ट होते हैं स्पेशली PT, APTT, फाइब्रिनोजन लेवल, थ्रोम्बिन टाइम, D डाइमर, FDPs, ये तमाम टेस्ट जो हैं ये प्लाज्मा के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि हमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा प्लाज्मा और सीरम के डिफरेंस का, या सीरम और प्लाज्मा के डिफरेंस का, कि सीरम क्या होता है। सीरम होता है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इक्वल टू सीरम। और प्लाज्मा में हमने जैसे कि देखा, प्लाज्मा की हमने कंपोजिशन देखी कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, फिर हमने सीरम को देखा
और सीरम और प्लाज्मा का मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि प्लाज्मा के अंदर फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होता है, जबकि सीरम के अंदर सीरम के अंदर फाइब्रिनोजेन जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है वो मौजूद नहीं होता है। और लैब में हमने कौन सी ट्यूब्स देखी यूज़ होती हैं और कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जितने भी कोगुलेशन के टेस्ट होते हैं वो हम जो है वो प्लाज्मा से परफॉर्म करते हैं और उसके लिए हम सोडियम सिट्रेट ट्यूब लेते हैं। तो ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है, फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।